सभी कार्यालयों का उद्घाटन किया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जो संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बताया कि अब हरियाणा में बीजेपी के 20 कार्यालय हो गए हैं। सिरसा, झज्जर और कुरुक्षेत्र को नए कार्यालय मिले हैं। आए और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस विभिन्न स्थानों पर कार्यालय के श्री गणेश के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, कौशिक जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे वरिष्ठ साथी श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी बहन और हिमाचल अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री, जुझारू मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, प्रदेश के सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर जी, केंद्र सरकार में मंत्री और संसद में मेरे साथी हर्ष मल्होत्रा जी, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी मनोज तिवारी जी, बहन बांसुरी स्वराज जी, संसद में हमारे साथी, और प्रदेश के कोषाध्यक्ष और मंच संचालक सतीश गर्ग जी, सम्मानित मंच, यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आए हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, और विभिन्न स्थानों से, हरियाणा के 3 स्थानों से और दिल्ली के 3 स्थानों से जुड़े हुए वहां उपस्थित हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण और हमारे पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हर्ष का विषय है कि हम 6 स्थानों पर कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 124वां जन्म जयंती का दिवस भी है। हम सब लोग जो आज यहां एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, इसकी बीज और इसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। और इसलिए आज के दिन उनको याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और यह हमारी भावनात्मक रिश्ता भी है, जो हम उन्हें याद करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के बारे में जरूर कुछ बात सुने, समझे और जाने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, बहुआयामी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे और लगभग 36 वर्ष की उम्र में वो विधानसभा में पहुंच गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक विशेष बात थी कि वो कभी भी पद से नहीं चिपके, कभी भी, लेकिन जीवन भर और जीवन का बलिदान भी उन्होंने विचारों से चिपक करके दिया। वो चिपके रहे तो विचारों के लिए चिपके रहे और विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज यह देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है। यह ऋणी इसलिए है कि आज जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और ये नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं,
ये भारत का हिस्सा नहीं रहता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उस समय का विधानसभा में इंटरवेंशन था, जिसके कारण ये पश्चिम बंगाल हम बचा पाए। इसको भी हमको ध्यान रखना। और उनका व्यक्तित्व सच्चा व्यक्तित्व, ओज से भरा पूर्ण व्यक्तित्व था। और हम सबको मालूम है कि वो नेहरू जी के प्रथम कैबिनेट के सदस्य थे, लेकिन नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उनको लगा कि देश को कमजोर करने की साजिशें आजादी के साथ साथ शुरू हो गई है, और उसीलिए उन्होंने त्यागपत्र देकर भारत के प्रथम कैबिनेट से इस्तीफा देकर उन्होंने अलविदा कहा। और उस समय बीज रूपी ऑल्टरनेटिव विचारधारा को, भारतीय जनसंघ को, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसको उसकी नींव रखने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज के दिन याद रखना और उनके बलिदान, उनका जीवन, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सदा सदा हम सबको याद रहेगी। और उनका बलिदान हुआ, उनका जीवन की लीला को रहस्यमय तरीके से समाप्त किया गया 23 जून 1953 को। 11 मई 1953 को उनको अरेस्ट किया गया था और 23 जून 1953 को रहस्यमय तरीके से श्रीनगर की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज देश ऋणी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और उनके जीवन से हम मार्गदर्शन लें। यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि आप उनके डिबेट्स लोकसभा में उनकी आवाज में रिकॉर्डेड है, उसको आप सुनने का प्रयास कीजिए। और ये जो पुस्तक दी गई है, इसमें उनकी चिट्ठियां हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी हैं और उनके डिबेट्स हैं, इसको पढ़िए। आपके ध्यान में आएगा कि कितनी आग थी उनके दिल में, इस देश के लिए क्या समर्पण भाव था। बेबाक तरीके से उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो आजादी के सबसे बड़े नेता कहला रहे थे, उनको सीधी सीधी खरी खोटी सुनाने की ताकत थी, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में थी। इसको भी हमको समझना। और यह डिबेट्स सच में हम सबको बहुत प्रेरणा देता है और इसलिए आज के दिन उनको याद करना बहुत ही आवश्यक होगा। मैं यहां हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आभार और अभिनंदन भी प्रस्तुत करता हूं कि आप सब लोगों को 3 नए कार्यालय मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आप कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास ने, अथक मेहनत ने दिल्ली में अपना रंग दिखाया है और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं हरियाणा की जनता को और हरियाणा के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बना करके यहां एक इतिहास रच दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे किए। अविरल और पूरी ताकत के साथ ये 11 साल बेमिसाल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और यह 11 वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला वर्ष है, इसको भी हमको
ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जनसेवा, साधना और समर्पण और उसके साथ साथ सिद्धि के साथ इस बात को सिद्ध किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने स्पष्ट नेतृत्व दिया, संकल्प अडिग रहा है और नियत जनसेवा की होती है, तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। और यह 11 वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व स्पष्ट रहा है, अडिग रहा है और उसके साथ साथ जनसेवा की नीति को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और इसको हमने आगे बढ़ाया है। जब हम सेवा की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सेवा हमारा कोई स्लोगन नहीं है, सेवा हमारे जीवन का कार्य करने की पद्धति का हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी आई तो बड़े बड़े राजनीतिक दल या तो क्वारंटाइन में चले गए, ये आईसीयू में चले गए, कहीं उनके दर्शन नहीं थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अकेली ही पार्टी थी जिसने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की, लाखों कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों की सेवा की। और इस दौरान उन्हें एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार भी कोरोना हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं के जाने भी गई, लेकिन सेवा भाव हमारे जीवन का हिस्सा है, ये बात हम लोगों को देखने को मिली और इसको हम लोगों ने पूरा किया। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब न्यू नॉर्मल हो गया है, नया नॉर्मल हो गया है। और वह नया नॉर्मल यह है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब पता चला कि उरी में घटना घटी है, तो मोदी जी ने कहा इसका जुर्माना, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो प्रधानमंत्री ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें इसका हिसाब किताब दिया जाएगा। और उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक हुआ बालाकोट में। और इस बार जब पहलगाम की घटना घटी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि तुमको कल्पना बाहर का जवाब मिलने वाला है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आपको मालूम है कि एक नहीं, दो नहीं, अंदर घुस करके उनकी मिलिट्री बेसिस को, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को, 9 स्थानों को एक साथ ध्वस्त करने का काम ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए सेवा, सुरक्षा या सुशासन, यह सुशासन का ही नतीजा है कि आज भारत देश की इकोनॉमी 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें पर खड़ी है और चौथे का दस्तक दे रही है, चौथे के लिए दस्तक दे रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज यह कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। महरौली का, नजफगढ़ का, बाहरी दिल्ली का, कुरुक्षेत्र का, सिरसा का, झज्जर का। आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में कितना परिवर्तन है। आपने अभी अभी वो वीडियो देखा, उसमें आपने कार्यालय देखे। ये सारे जो आज के कार्यालय को संचालित करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उनसे ये सुसज्जित है, ये परिपूर्ण है और यह हर तरीके से फैसिलिटी से तैयार है। फिर चाहे उसका वो आईटी सेक्शन हो, फिर चाहे उसका कॉन्फ्रेंस हॉल हो, फिर चाहे मीडिया प्रेस ब्रीफिंग हो, फिर चाहे वो इंटरैक्शन हो, फिर चाहे वो रिसर्च सेंटर हो, और फिर चाहे हमारे स्ट्रैटेजी बनाने की, योजना बनाने के लिए उपयोगी उपकरण हो, सबसे लैस ये सारे जिला के कार्यालय बने हैं।
मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको इसको समर्पित भी करता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि यह कार्यालय की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं हुई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने और वो 11 अशोक रोड आए, उस समय मैं महामंत्री हुआ करता था। उन्होंने 11 अशोक रोड का हुलिया बदला हुआ देखा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा, उन्होंने हमारे मीटिंग का हॉल देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी 90 में राष्ट्रीय महामंत्री होते थे। उस समय का अशोका रोड उनको याद था, तो उन्होंने कहा कि इसका हुलिया बदला है, बहुत अच्छा काम हुआ है, कार्यालय को आपने अच्छा बनाया है, लेकिन यहीं रुक मत जाना। हमें देश में हर प्रदेश में एक बड़ा कार्यालय प्रदेश का और हर जिले में एक कार्यालय बनाना है। इस संकल्प को लेकर के चलना चाहिए। और ये कल्पना उन्होंने हमें 2014 में दी थी। कुछ ही समय बाद, कुछ महीने बाद हमारे अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं उनका महामंत्री होता था। हम लोगों ने उस समय योजना बनाई और 772 कार्यालयों को बनाने की योजना बनाई। आज मुझे खुशी है कि हमने 582 जिला कार्यालय बना लिए हैं और प्रदेश के लगभग सभी प्रदेशों में प्रदेश के कार्यालय बन चुके हैं। दिल्ली का भी कार्यालय कुछ महीनों में, नवरात्रों में उसका उद्घाटन कर देंगे। ये बात, तो वो कार्यालय भी बन करके तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से 582 कार्यालय बन करके तैयार हुए और लगभग 150 कार्यालय का काम चल रहा है, जो आने वाले 1 साल के अंदर बन करके तैयार होंगे। अभी हमारे बड़ोली जी ने कहा, वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि यह ऑफिस नहीं है। यह सच बात है। ऑफिस तो 9 बजे 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय की रौनक ही शाम के 5 बजे के बाद शुरू होती है, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं और उसको अंजाम देने का काम ये 24/7/365 है। और इसलिए कार्यालय वह स्थान है जहां से हम नीतियों को चालना देते हैं। यह संस्कार केंद्र है। यह संस्कारों को प्रतिपादित करता है, यह संस्कारों को ताकत देता है। और इसलिए इन कार्यालयों के वातावरण से हम जो भावना निर्मित होती है, वह भावना नए कार्यकर्ताओं को पैदा करने में, उनको आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होती है। और यह सुविधा की चीज होती है। कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस, हमारे मीडिया पर्सन्स के साथ इंटरैक्शन है, हमारी व्यक्तिगत बातचीत है, इसके लिए ऑफिसेस की जरूरत होती है। इन सब का उपयोग करने में यह काम आता है। मैं जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता था तो हमें 5 क बताते थे उस समय। 5 क कि 5 क होगा तभी चलेगा। सबसे पहले कार्यकर्ता चाहिए, फिर उसके बाद कार्यकारिणी चाहिए, फिर उसके बाद कार्यक्रम चाहिए, फिर उसके बाद कोष चाहिए और फिर उसके बाद कार्यालय चाहिए। तो कार्यकर्ता से, कार्यकारिणी से, कार्यक्रम से, कोष से कार्यालय तक की व्यवस्था करना, यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए आज आप सब ने इसको पूरा किया है, इसके लिए मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बात और बोलना चाहता हूं कि आप सब लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। साधारणतः कार्यकर्ता बनता कैसे है, कैसे आता है पार्टी में? या तो वो बाय चॉइस आता है,
सभी संगठनों को देखने के बाद आता है या बाय ओकेजन आता है। कोई ऐसी घटना होती है कि मुझे तो फलाने जी पकड़ करके ले आए थे, मैं तो देखा इस कार्यालय को कार्यक्रम में, तो मैं वहां से कार्यकर्ता बन गया। तो ये बाय ओकेजन, बाय एक्सीडेंट, बाय इंसिडेंट बन जाते हैं। और कुछ लोग आइडियोलॉजी के माध्यम से प्रताड़ित होने के नाते बाय एक्सीडेंट भी आते हैं। बहुत से लोग इमरजेंसी में अन्य विचारधाराओं को छोड़ करके भारतीय जनता संघ में उस समय शामिल हुए थे। चाहे कार्यकर्ता किसी भी तरीके से आए, बाय चॉइस आए, बाय एक्सीडेंट आए, बाय ओकेजन आए, आप सब लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में है वह अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि वह सही पार्टी में है। इस बात को हमको ध्यान रखना। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग दूसरी पार्टियों में हैं आज, उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। इसलिए हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी में हैं। और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरे से कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर के बोलते थे, नड्डा यू आर ए गुड पर्सन बट इन अ रॉन्ग पार्टी। पर मैं बोलता था उनको कि यू आर ऑल्सो ए गुड पर्सन बट यू आर इन द रॉन्ग पार्टी। हमारे कम्युनिस्ट भाई आया करते थे, गुलछर्रा छोड़ते और बोलते थे कि क्रांति की लहर यहीं से निकलती है। मेरे को आजकल मिलते हैं, मैं पूछता हूं कैसी है तुम्हारी क्रांति। तो कहते हैं क्यों कटे पर नमक छिड़क रहे हो, छोड़ो नड्डा। तब मुझे महसूस होता है, यह घटना मैं 40 साल पुरानी सुना रहा हूं आपको, तब मुझे महसूस होता है कि ईश्वर ने हमें सही रास्ते पर रखा था। और इसलिए आज हम सब लोगों को वो सौभाग्य मिल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य के रूप में जानते हैं। और इसलिए हम सबको यह सौभाग्य मिल रहा है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। यह हमारे को सौभाग्य मिला। दूसरी बात हमको ध्यान में रखना चाहिए that we are the only party which has an ideological base। हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं। हम वो पार्टी नहीं है जो पेंडुलम की तरह घूमते हैं, मौसम और हवा की तरह इधर से उधर हमारे रास्ते हैं। हम वो नहीं हैं जहां सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट बन गए। हम वो नहीं हैं जहां कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट बन गए और सत्ता के लिए समझौते किए। हम वो हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस पर बलिदान दिया था, उनकी आत्मा की शांति के लिए लड़ते रहे और धारा 370 को धाराशाही किया। हम वो लोग हैं। उन्नीस 1953 में हमने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे। 1952-53 में कहा था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं रहेंगे।
दो निशान नहीं रहेंगे। 2019 के 5 और 6 अगस्त को आदरणीय मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बीच में हम लोगों ने 3 पुश्तें चली गई, 3 पुश्तें। कोई एकता यात्रा निकाली, कोई जनादेश यात्रा निकाली। हम श्रीनगर के लाल चौक पर एक बार नहीं गए, 3-3 बार गए। यह लड़ाई लंबी लड़ी गई।